ओके, हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के अंदर जो डिस्कशन किया था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 के अंदर हमने जनरली जो जो पॉइंट्स देखे हैं उसमें हमारा मेन फोकस था पोटेंशियल को लेकर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देखा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल यानी U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा था उसका सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर के लिए उसका बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था C इज इक्वल्स टू Q बाई V का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद यहाँ पे आता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है वहां से हमने देखा था कि अगर ऐसे कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या तो अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट के फॉर्मूला कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको देखते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया ऐसा लिया गया कि जब आप ऐसा कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ऐसे ही कैपेसिटर्स को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां से आप ऐसा याद रखिए कि पैरेलल कनेक्शन हो तो पैरेलल कनेक्शन के लिए एक छोटा सा पॉइंट हमने आपको बताया कि पैरेलल हो तो आप ऐसा याद रखिए, इसको आप कहते हैं P से P, यानी क्या, तो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसमें पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं उसका चार्ज जो है वो कैसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल चार्ज बन जाएगा Q1 प्लस Q2, और एज पर द C इज इक्वल्स टू Q बाई V आप Q इज इक्वल्स टू CV ले लो, और पोटेंशियल तो सेम है तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है C1 प्लस C2। यहाँ से हमने ये भी देखा कि अगर सेम वैल्यू हो तो C बन जाता है हाफ, अगर दो लिए हैं दोनों का वैल्यू सेम है तो बन जाता है C बाई 2। क्लियर। और उसके बाद ऐसा याद रखिए कि अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो उसका मतलब ये कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल में पोटेंशियल यानी P से P याद रखा तो वहाँ पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, तो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और यहाँ पे चार्ज जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वहीं से आपका डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं V1 प्लस V2। C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C1 Q बाई C2, और उसके हिसाब से सीरीज का फॉर्मूला 1 बाई C1 1 बाई C2 बन गया। सेम वैल्यू वाला कैपेसिटेंस हो तो आप वहां पे ऐसा कह सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे सेम वैल्यू हो तो मैंने गलती से लिख दिया था C बाई 2 जो एग्जैक्टली आएगा। ओके, वो यहाँ पे आएगा 2C जैसा। ठीक है, सो दैट वाज द मिस्टेक, ताकि C1 प्लस C2 करेंगे ना तो C1 प्लस C2 तो यहाँ पे 2C हो जाएगा, सॉरी। और जब सीरीज में होता है तो वो बन जाता है C बाई 2। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपकी बन जाती है C बाई 2। यानी आइडिया बहुत ही सिंपल सा आप यूज कर सकते हैं कि जब हमें यहाँ पे ऐसा बताया जाए कि दो सेम वैल्यू वाले कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो कैपेसिटेंस डबल होता है, और सेम वैल्यू वाले को अगर हम सीरीज में ले तो उसका कैपेसिटेंस हाफ होता है। ओके, ये सब हमने देखा था। ओके, अब यहाँ से उसके बाद हमारा जो डिस्कशन है वो कैपेसिटर्स के लिए एनर्जी डेंसिटी वहाँ पे भी हमने देखा। कैपेसिटर्स के लिए हमने तीन एनर्जी के फॉर्मूला देखे, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C एंड QE बाई 2, ये तीन फॉर्मूला हमने देखे, और उसी बेस पे हमने डिस्कशन किया था उसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। जैसे आप कहते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि चार्ज पर लेंथ,
सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। उसी तरह से आप यहाँ पे भी कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसके लिए फिर से एक और आइडिया दे दूं जो हमने बताया था कि जब कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर वी कंसिडर एज ए टू पैरेलल प्लेट्स। अब ये जो दो पैरेलल प्लेट है तो आप जब देखते हैं तो आपको ये लाइन दिखती है, पर आपको समझना है कि उस प्लेन का मतलब उस प्लेट का एरिया भी है। तो इस प्लेट का वॉल्यूम मतलब क्या, तो कि ये एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। आई रिपीट, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम कहेंगे उसका वॉल्यूम। और उसी के हिसाब से आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? चलो, उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं कि जब भी आप कोई फॉर्मूला देखते हैं तो जनरली जो हमारे फॉर्मूला होते हैं वहाँ पे हमने हर एक चीज़ों का डिस्कशन किया, सॉरी हर एक टाइप के फॉर्मूला का डिस्कशन किया। जैसे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट ऐसा कहते हैं कि हमने जो पढ़ा उसको हम कहते हैं फेवरिट यू। क्या कहते हैं उसको? फेवरिट यू। कैसे आएगा ये फेवरिट यू का कॉन्सेप्ट? क्योंकि फेवरिट यू का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एफ फॉर कोलम्बियन फोर्स सेम चार्ज लेता हूँ तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, अब अगर मुझे उसके बाद अगर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ऐसा बताना पड़ता है दैट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज डिनोमिनेटर में आ गया तो ये बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल की बात करें तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जो बन गया पोटेंशियल, और उसका मतलब बनता है के क्यू बाय स्मॉल आर। क्लियर? और then finally if we got that potential energy that is equals to q into v, तो जो q ऑलरेडी था वो बन जाएगा k q स्क्वायर बाय r। नाउ इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, ये दो फॉर्मूला जो है वो r स्क्वायर वाले हैं, ये दो फॉर्मूला r वाले हैं। दो r स्क्वायर वाले में ऊपर स्क्वायर इधर स्क्वायर नहीं, इधर दो r वाले हैं उसमें भी ऐसा कि दोनों r में यहाँ जो है वो डिनोमिनेटर में r, पर यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर है, यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर नहीं। उसको आप कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? वो समझ में आता है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से एडिशनल क्वेश्चन है, बट जनरली वो क्वेश्चन हम करवाते हैं ताकि वो क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही काम का है। ओके, हाँ, एज फार एज एनसीईआरटी की बात करें तो एज सच एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट अच्छी तरह से ज़्यादा दिया नहीं है, बट फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस हियर। क्वेश्चन ऐसा है कि when two charge conductors having a different capacities and different potential are joined together show that there is always a loss of energy। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने ऐसे दो कंडक्टर लिए जिन दोनों का कैपेसिटी डिफरेंट है, जिन दोनों का पोटेंशियल भी डिफरेंट है, और उन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। आप उसको ऐसा समझिए कि दो अलग अलग कैपेसिटी वाले दो इंसानों को कोई एक ही टास्क दे दिया, या तो कोई एक ही प्रोजेक्ट पे आपने काम पे लगा दिया। अब एक स्लो काम करने वाला है, एक फास्ट काम करने वाला है। तो जो फास्ट काम करने वाला है वो स्लो की तरह धीरे धीरे काम नहीं कर पाएगा, जो स्लो काम करने वाला है वो फास्ट वाले की तरह स्पीड में काम नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल जो काम है वो बिगड़ेगा, ओवरऑल जो लॉस है वो तो होगा और होगा। हाँ, पर अगर सेम टाइप वाले होते तो शायद उसका एफिशिएंसी और बढ़ता। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही बताने का ट्राई कर रहा है कि शो दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी हम ऐसे दो डिफरेंट टाइप वाले कैपेसिटर्स को और दो डिफरेंट टाइप वाले पोटेंशियल्स को साथ में जब इकट्ठा करते हैं और जब उसको ज्वाइन करते हैं तब ओवरऑल जो एनर्जी मिलता है वो ओवरऑल एनर्जी जो है वो फाइनली लॉस करता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है
दो डिफरेंट कैपेसिटर्स, दो डिफरेंट पोटेंशियल, तो उसका टोटल एनर्जी बन जाता है UI, उसको कहते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब जैसे ही दोनों को ज्वाइन कर दिया तो उसका पोटेंशियल बन गया सेम, ताकि जैसे ज्वाइन करेंगे ना, तो पर्पस ये है, कैपेसिटेंस तो ऑफ कोर्स दो कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस तो सेम होने नहीं वाले हैं, तो ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया जिससे उसका पोटेंशियल सेम रहा। पोटेंशियल सेम है यानी वर्क डन जो करना पड़ता है वो वर्क डन हमने सेम लिया। तो आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, जो यहाँ पे दिया कि Q1 Q2 मतलब Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस बन जाता है C1 प्लस C2। अब उसके हिसाब से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ज का वैल्यू है Q1, तो Q1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ C1V1, ताकि जिसका जो चार्ज है वैसा कैपेसिटेंस वैसा पोटेंशियल। Q2 है वो होगा C2V2। तो अब इसके हिसाब से ध्यान देखिएगा, दिस इज कंसिडर एज ए कॉमन पोटेंशियल, पर जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो हमने तो वहां पे कह दिया ना कि पोटेंशियल सेम लेना है, तो उसका मतलब बनेगा फाइनल एनर्जी में आएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर है वो बाहर आएगा। तो उसमें से करना क्या है, ये V की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे रखना है। पूरा मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, पर उससे पहले फेवरेट U जो है उसको आप दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि जो इनिशियल एनर्जी था, इनिशियल एनर्जी जहाँ पे दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो अलग अलग है। ओके, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस अलग 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 होगा तो उसका एनर्जी जो है वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे ही हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, ओके, वो जो एनर्जी हमने लिया तो उसके हिसाब से वहाँ पे आइडिया ऐसा लगाया जा सकता है, दो छोटे छोटे पॉइंट का आप डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। एक कि उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कॉमन रहेगा जब आप उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आता है U इज इक्वल्स टू UI इज इक्वल्स टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, यानी यहाँ पे दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। जब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो पोटेंशियल वहाँ पे सेम बन गया, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो वो बन गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन आ जाता है, अरे सॉरी, ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 प्लस डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस आएगा C1 प्लस C2 का। ठीक है, अब फाइनल जब पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ तो फाइनल पोटेंशियल के लिए मुझे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा सोचना पड़ेगा कि दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है पर पोटेंशियल तो कैसा है, सेम। तो यानी फाइनल पोटेंशियल के लिए दोनों का कैपेसिटेंस अलग था, पोटेंशियल सेम था और वो भी कॉमन पोटेंशियल था। तो कॉमन पोटेंशियल का आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर यानी आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप कह सकते हैं C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो उसके साथ साथ न्यूमरेटर वाला जो एक C1 प्लस C2 है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, अरे यार सॉरी, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया
एक C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर वाले एक C1 प्लस C2 के साथ वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप ले लीजिए C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, जो ऊपर वाली एक वैल्यू के साथ कैंसिल करेगा। अब ये जो पूरा का पूरा देता है उसको हम कहते हैं फाइनल एनर्जी। तो ये जो फाइनल एनर्जी मिला, ध्यान से देखिए क्या क्या मिला उसमें। तो के ऊपर बचता है C1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसा 2 C1 C2 V1 V2, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा एक बार C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये बन गया आपका फाइनल एनर्जी। ऊपर दिया हुआ है इनिशियल एनर्जी, पर इनिशियल से जब हम फाइनल में आते हैं तो वहाँ एनर्जी लॉस होता है। तो करना क्या है, तो कि यहाँ पे करना ऐसा है कि आपको इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हल्का सा मैथ्स का यूज करना है। हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, उसमें से हाफ, अब ये जो ब्रैकेट है ना उसमें से एज इट इज वैल्यू रखो, तो डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 आ गया, इधर आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, 2C1 C2 एंड V1 V2, ये सब कुछ मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आपको टोटल 3 टर्म मिल रहे हैं। तीनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, तो देखा जाए तो तीनों टर्म में से 1/2 कॉमन आएगा, और मैं यहाँ डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 भी कॉमन ले लूँ, मतलब एलसीएम ले लूँ। तो देखो उसको अगर मैं पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ C1 को, तो वो हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, वो हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे C1 स्क्वायर और V1 का स्क्वायर बन गया था। जब उसके साथ आप C2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल सकता है। C1 C2 और V1 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा C2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, और इधर आएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर। और ये जो है, हाँ वैसे यहाँ पे ये पॉइंट आने के बाद, यानी पहले 2 पॉइंट आने के बाद यहाँ पे जो साइन आएगा ऑफ कोर्स वो रहेगा माइनस वाला। देखिए पहले C1 के साथ C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद C2 वाले के साथ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करवाया, मतलब टोटल 1 2 3 और 4 टर्म मिले। उसके बाद ये माइनस साइन के साथ ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूमरेटर में माइनस साइन आपने ले लिया, तो वो बन गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 एंड V1 V2। तो देखा ये जाएगा जो स्क्वायर वाली टर्म है वो सभी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, यानी C2 V2 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, और C2 V2 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर कैंसिल। C1 C2, C1 C2 और C1 C2 तीन टर्म में से कॉमन आ जाएगा। तो क्या ऐसा बचेगा, C1 C2 न्यूमरेटर में, C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में, और इधर बचता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी V1 माइनस V2 का, सॉरी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो V1 माइनस V2, और उस पूरी वैल्यू का यहाँ पे आप स्क्वायर कह सकते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू लगेगी वो ओवरऑल वैल्यू जो है उससे कम वैल्यू ही हो जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज अगेन लाइक हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो देखने वाला पॉइंट, समझने वाला पॉइंट ऐसा था
कि इनिशियली जब दोनों का कैपेसिटेंस अलग तो ये उसका इनिशियल एनर्जी, जब दोनों को कनेक्ट करो तो कॉमन पोटेंशियल देगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी के हिसाब से आपको मिलता है टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पे टोटल पोटेंशियल लगाने से दोनों का डिफरेंस लेना, और इनिशियल से फाइनल में एनर्जी लॉस हो रहा है उसका मतलब ये कि इनिशियली एनर्जी ज़्यादा होगा और उसके बाद वहाँ एनर्जी फाइनल जो मिलेगा वो कम होगा, इसलिए दोनों का आपने सब्ट्रैक्शन लिया। देखिए पूरा का पूरा आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज इन दिस क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे V का वैल्यू डाल दिया, वो आपका फाइनल एनर्जी बन गया, और यहाँ पे लिया गया है इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो ये बन जाता है हाफ CV² जैसा फॉर्मूला। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 माइनस V2 में हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब V1 माइनस V2 मतलब V1 ग्रेटर देन V2 होता या V1 लेस देन V2 होता, पर वहाँ पे फॉर्मूला में करना क्या है, उस डिफरेंस का स्क्वायर। So when two charge conductors are connected, charges always flow from a higher potential to lower potential, ठीक है। तो यहाँ तक के जो पॉइंट है उसको हम रखते हैं। अब जो ये थ्योरी वाला डिस्कशन है वो बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं पार्ट 2 से कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए पार्ट 2 के अंदर हमने आगे के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके साथ साथ जो भी कुछ क्वेश्चंस है उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो मैं ऐड करता जाता हूँ। जैसे भी ये भी आपने देखा था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, √2m हो, 4 चार्जेस हो, कॉर्नर पे रखा हो, तो आप कह सकते हो उसका टोटल पोटेंशियल है। उसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दो, एक स्क्वायर बना दो, साइड्स का वैल्यू दिया है तो डायगोनल निकाल दो, तो सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आपको मिल सकता है, और वो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 1 मीटर। बस बात खत्म हो गई। उसके बाद टोटल पोटेंशियल की Q1/R के Q2/R के सब में से सेम, चाहो तो R भी सेम ले सकते हो। ओके, जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस एज वेल एज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो उसके लिए फॉर्मूला था Kp cos θ/r²। सेम एक्सिस पे लेते तो थीटा 0 होता, इक्वेटोरियल लाइन पे लेते तो थीटा 90 होता, और cos 90 का वैल्यू जो है वो आपको 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट -a प्लस यानी ऑन द z एक्सिस। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, तो देखने जाओ तो डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में ये उससे परपेंडिकुलर वाली लाइन है, मतलब डाइपोल के लिए ये वाला लाइन इक्वेटोरियल लाइन बना, और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जो है वो कैसा रहता है, तो पोटेंशियल वहाँ पे 0 रहता है। इसलिए मैं यहाँ से यहाँ जब कोई चार्ज को लेकर आऊँगा तो वहाँ पे उसके लिए कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में वो उससे कैसा है, परपेंडिकुलर है। सो एज पर द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो पोटेंशियल एट Q एंड पोटेंशियल T कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो आंसर विल बी 0। उसके बाद 7th क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर का, थोड़ा कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर का यूज करना है। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी गई, सबसे पहले बता दिया इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा दे दिया, बरोबर। इन दिस सिचुएशन हाउ फार यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ फार आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस whose PD is 5 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट का हो। तो देखो सिग्मा दिया, पोटेंशियल दिया और डिस्टेंस पूछा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला है। वन इज फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सेकंड वन इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू dV/dr, जिसको आप माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R भी कह सकते हैं, बट हियर वी कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। सिग्मा दिया, एप्सिलॉन नॉट पता है, डेल्टा V यानी पोटेंशियल दिया, और डेल्टा R फाइंड करने को पूछा। जस्ट सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल हैव योर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 8,
यहाँ पे ऐसा करना है, दैट्स अ 3 पॉइंट चार्जेस A, B and C lie in a uniform electric field। अब यहाँ पे नोटिस करने वाले पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नंबर 1, उस केस में B और C पे देखो तो क्या एक पॉइंट क्लिक हो रहा है कि B एंड C एक ही पॉइंट पे है। जब वो एक ही पॉइंट पे है तो वहां पे उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो जब मैं चार्ज को A से B तक लाने के लिए वर्क करूं या A से C तक लाने के लिए वर्क करूं, दोनों में पोटेंशियल सेम लगता है। अब जब दोनों में पोटेंशियल सेम ही लगता है, वर्क डन सेम ही होता है, तो हर कोई ये चाहता है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ पे जाए। तो उसका मतलब यहाँ पे ये कि पोटेंशियल एट सी कहो या पोटेंशियल एट बी कहो, दोनों का मतलब सेम। यहाँ पे पीडी बिटवीन ए सी यानी ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आता है माइनस ई डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल का कॉन्टेक्स्ट लेना है इसलिए हमने माइनस एन लिया। अब यहाँ पे आइडिया बहुत ही क्लियर सा है। देखो, ए से सी तक का डिस्टेंस है हमारे पास, तो वो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, ताकि ए से सी तक आना वो लंबा वाला पाथ है, ताकि वो डायगोनल है, सॉरी वो यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से ये वाला पाथ वो लंबा पाथ दिख रहा है और ए से बी वाला पाथ वो छोटा पाथ दिख रहा है। तो जो भी वर्क किया जाता है वो ऑफकोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पे ही करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस 4 निकाल लिया, ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, डेल्टा एक्स निकाल लिया पाइथागोरस से एंड सिंपली पुट द वैल्यूज। क्लियर? अगेन यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, उसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए था नंबर 1 फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला अगर सेम चार्ज होते तो के क्यू स्क्वायर बाय आर आता, पर अगर सेम नहीं है तो आप कह सकते हैं के Q1 Q2 बाय आर, बरोबर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, वन इज 7 माइक्रोकूलम, अनदर इज -2 माइक्रोकूलम, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। कहाँ पे रखा, -9 सेंटीमीटर और +9। तो देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ से कहाँ मूव होते हुए जाते हैं। अगर मैं ए से बी तक गया, वहाँ जो एनर्जी मिला सेम टू सेम एनर्जी मैं जब बी से ए आऊँगा तब मिलेगा। सो इम्पॉर्टेंट इज ए बी डिस्टेंस। तो देखो, यहाँ पे एक चार्ज -9 पे है, दूसरा है वो +9 पे है, तो दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो होता है -9 से लेकर +9। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करो तो -9 से +9 यानी वो बन जाता है 18 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन वहाँ पे खत्म। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर, यानी यहाँ पे आइडिया ऐसा, के क्लियर है, Q1 Q2 दो चार्जेस दिए गए हैं और आर आपको मिल जाता है 18 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू एंड योर आंसर इज हियर। दूसरे पॉइंट के लिए हल्का सा कॉन्सेप्ट जो शायद आपने ग्रेविटेशन में नहीं देखा हो, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे ऐसा कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि उसको मैं इनफाइनाइट पे भेज दूँ, जब मैं उसको इनफाइनाइट पे भेजता हूँ तो उसका एनर्जी वहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आइडिया क्लियर है कि अगर -0.7 मिल रहा है और उसका एनर्जी मुझे 0 चाहिए, तो -0.7 को अगर 0 बना देना हो तो उतना ही पर पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए। जैसे कि -5 हो, उसको आप 0 करना चाहो, +5 दे दो, 0 हो जाएगा। +7 हो, उसको 0 करना हो तो -7 दे दो तो वो 0 हो जाएगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये टोटल एनर्जी -0.7 मिला था उतना ही, पर देखो यहाँ पे आइडिया दिया है U2 - U1 करो, 0 माइनस करो तो +0.7 हो गया। बट द बेसिक आइडिया इज व्हाट, यहाँ जितना एनर्जी मिला उतना ही पर उससे अपोजिट साइन वाला एनर्जी होना चाहिए। क्लियर?
चलो, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था। उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये वाली लाइन। Suppose the same system of charges is now placed in external field of E is equals to A by R square, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 by R square ऐसा दिया, A by R square ऐसा दिया, जिसमें A का वैल्यू आपको दिया है 9 into 10⁵ that what would be the electrostatic energy। तो एनर्जी की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला Q1 VR1 Q2 VR2 और उसका टोटल एनर्जी K Q1 Q2 by R। यहाँ पे हाँ छोटा सा करेक्शन, या आर स्क्वायर जो लिखा है उसकी जगह पे सिर्फ आर ऐसा आएगा, ठीक है। तो फिजिकल नोट्स आपके पास हो तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं हो तो सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर की बजाय क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ओके, जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए और आपके पास कोई जेरोक्स वाला अवेलेबल हो तो आप जेरोक्स निकलवा कर ये करेक्शंस वगैरह आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V की जगह पे V इज इक्वल टू ई बाय आर होता है ना, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू A बाय R1 A बाय R2 आ गया और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। सब में से क्या कॉमन आता है तो कि Q बाय R1 Q बाय R2 और ये जो है वो A है, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेप यहाँ पे लिखे। तीसरा वैल्यू है K Q1 Q2 बाय R, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, वो है -0.7। तो बस इन सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो और -0.7 करो तो आपको रिमेनिंग एनर्जी जो है उसका आइडिया है वो आ जाए। क्लियर? चलो, ओके। अगर आपको कोई जगह पे कोई दिक्कत आती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ओके, तो बहुत सिंपल सा ही आइडिया है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, और जितने न्यूमेरिकल्स आप करते जाएंगे उतना अगर आप उसको लिखेंगे तो और ज़्यादा पता है वो चल सकता है। अब ये जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D as shown in figure. Find the work required to put together this arrangement. A charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges being held fixed at its corner and how much extra work is needed to do this. तो सबसे पहले ऐसा यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो और यहाँ पे आपको कोई ऐसा स्क्वायर या ऐसी कोई सिस्टम दी गई हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो टोटल यहाँ पे अब ABCD कहीं पे भी लिखो, हाँ, इसका डिस्टेंस डी हो, इसका डिस्टेंस डी हो, इसका भी डिस्टेंस डी हो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं U इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R, उसमें R जो है उसके हिसाब से उसकी नंबर ऑफ पैर जो है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये बनता है जिससे पता चलेगा नंबर ऑफ पैर का कि कितनी पैर बनेंगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 जगह दी गई है और 4 जगह पे 4 चार्जेस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा लिया जा सकता है कि 1 2 3 4 4 3 12 12/2। तो जैसे आपने 12/2 यहाँ पे लिया, यानी टोटल कितनी पैर बनेगी, 6 पैर बनेगी। 4 डिस्टेंस कौन कौन सा, डी 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 और डी वाला। बाकी 2 डिस्टेंस कौन सा, तो कि ये डायगोनल और ये डायगोनल। अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस डी डी है तो ये डिस्टेंस बन जाता है √2d। क्लियर? तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पे आइडिया आपको आना चाहिए। तो देखो सब में चार्ज सेम था, किसी में प्लस किसी में माइनस था, तो 4 है वो डी डी वाले आए, बाकी के जो 2 है वो √2/d वाले आए। और उसके हिसाब से हाँ यहाँ पे एक छोटा सा एक और करेक्शन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वहाँ पे d जो है वो होना चाहिए, ठीक है।
तो 4 सेम वैल्यू वाले थे पर माइनस साइन था, माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए वो +4 आगे आ गया और -2 पीछे रह गया। क्लियर? So this is the total potential energy of the system of charges. उसके बाद यहाँ पे ऐसा आता है कि एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज एट द सेंटर। तो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेंटर के लिए डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस था डी √2d था। तो अब डिस्टेंस देखिए क्या आ गया, d/√2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके हिसाब से टोटल वैल्यू क्या बन गई? 0। खत्म हो गया क्वेश्चन वहां पे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप खुद थोड़ा ट्राई करिएगा, समझ में आएगा। ओके, वहां पे देखिए क्या क्या फाइंड करना है। डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला टॉर्क PE sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -PE cos थीटा, थीटा दिया है, E मिला है, P 2AQ से मिल सकता है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। आई होप इट्स क्लियर। चलो, आफ्टर दैट ये जो 12th नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत सिंपल सा आइडिया लगाना है जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 12 और 13 दोनों ऐसे हैं जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। देखिए 12th वाले क्वेश्चन में ऐसा हम कह सकते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया। A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field 10 watt per meter. तो देखिए क्या क्या डेटा दिया गया, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे पढ़ने से एंगल भी दिया है 60 डिग्री। और वहां पे ऐसा बताया है कि जो नंबर्स जो है, ओके, एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस अलाइंग द डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शंस फॉर अ सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट 100% पोलराइजिंग ऑफ द सैंपल। यानी यहाँ पे 1 मोल वैल्यू की बात करें तो 1 मोल वैल्यू यानी आ जाता है 6, वैसे 6.02 कहते हैं पर यहाँ पे लिया है 6 × 10⁻23। पूरे क्वेश्चन को समझे तो करना क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन को समझे तो एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड, यानी कैसे भी करके आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो लाना हुआ। ठीक है, तो देखिए वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए वन डाइपोल फ्रॉम 0 टू द पोजीशन थीटा। क्यों डाइपोल 0? तो इसका भी जिक्र हमने डिस्कशन किया था कि डाइपोल जनरली 0 थीटा एंगल बनाकर रहना पसंद करता है ताकि टॉर्क में साइन 0 देता है, टॉर्क 0 लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी में cos 0 होता है जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो मोस्ट स्टेबल एनर्जी आपको देगा। और वहां से कोई भी एक एंगल पे आपने इसको रोटेट करवाया। तो देखिए थीटा 0 से 60 पे गए तो PE यानी PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2 के हिसाब से PE कॉमन आ गया 1 माइनस cos थीटा और सभी का वैल्यू आपने डाल दिया। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस cos 60, तो ये जो है उसका हाफ वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। बहुत सिंपल सा आइडिया हुआ। नाउ वर्क रिक्वायर्ड कि भाई एक डाइपोल के लिए इतना, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना, so that n value multiply with this total work done जो मिलता है आपको 3 जूल। तो यहाँ पे ऐसा बताया that heat release is equals to loss in the potential energy is equals to work done। तो जितना एनर्जी वो गेन करेगा, ओके, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने के लिए उतना ही एनर्जी वो वहाँ पे लूज करेगा। उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जितना वो एनर्जी लूज करेगा उतना ही वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। क्लियर? ये वाला किस्सा याद होगा 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स वाला, हमने वो n के फॉर्मूला बताए थे, n⁻²³ वाला। ओके, अगर पोटेंशियल की बात हो, यहाँ पे मैं बता दूं कौन कौन से पॉइंट्स का जिक्र होना चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटेंस को लेकर भी उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमने यहाँ पे जो जो पॉइंट्स देखे थे उसमें रेडियस वाला किस्सा याद होगा। ओके,
तो बिगर रेडियस टू स्मॉलर रेडियस, तो r इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉलर होता है। बड़ा चार्ज है वो n टाइम्स q होता है। बड़ा पोटेंशियल जो है उसमें n रेज टू 2/3 इंटू v स्मॉल होता है। और कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूँ ना, नीचे जो लिखा है वही का वही, और n रेज टू 2/3 इंटू V स्मॉल वाला Vs कह दूँ, तो Q बाई V कैपेसिटेंस ही देता है, बट n अपॉन n रेज टू 2/3, तो n अपॉन n रेज टू 2/3 यानी n रेज टू 1 माइनस 2/3 यानी आता है यहाँ पे n रेज टू 1/3 इंटू सी स्मॉल, यानी कैपेसिटेंस ऑफ बी बन जाएगा n रेज टू 1/3 इंटू सी स्मॉल। ओके, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अच्छी तरह से याद रखे तो आपका काम आसान है। देखो 8 ड्रॉप्स थे, 8 1/3, 8 का 1/3 यानी 2r आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पोटेंशियल की बात करें तो n रेज टू 2/3, तो 8 का 1/3 यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ टोटल वोल्टेज दिया था 900, उसका 4 टाइम्स यानी हो जाता है 3600 वोल्ट। चार्ज उसका उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 8 टाइम्स चार्ज बन गया, तो आपका टोटल चार्ज भी मिल गया। क्लियर? तो हर एक चीज़ों का आप यहाँ पे आइडिया है वो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पे भी पीओ अक्रॉस की बजाय आप पीडी अक्रॉस समझिएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 कैपेसिटर, 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। यहाँ पे कनेक्टेड इन सीरीज है, तो बात ये याद रखनी है कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज में रखेंगे तो वहाँ पे चार्ज का वैल्यू है वो सेम रहता है। क्लियर? तो आज के जो सेशन में आपने पढ़ा है वही का वही सब कुछ आपको 2 बार लिखकर एज ए होमवर्क में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय।